आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। गुड मॉर्निंग। ट्यूसडे 4 जुलाई की सुबह हाजिर हूं मैं जमशेद कमर सिद्दीकी लेकर आज तक रेडियो पर मॉर्निंग न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट आज का दिन। शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र से। एनसीपी की लड़ाई पर अब स्पीकर को फैसला लेना है। पवार तो दोनों है, मगर कौन पीतल है और कौन सोना, ये स्पीकर बताएंगे। फिर बात होगी आज होने वाली एससीओ मीट की। इसकी अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और इसमें हिस्सा लेंगे पुतिन, शी जिनपिंग और शहबाज शरीफ। बताएंगे आपको कि मीटिंग का एजेंडा क्या है और इसके वर्चुअली होने की वजह भी। और आखिर में बात होगी पवन हंस की, एक भारत सरकार की कंपनी जिसे जी जान लगाकर बेचने की कोशिश हो रही है, मगर वो बिक नहीं रही। क्यों, बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं 60 सेकंड्स हेडलाइंस सूरज कुमार से। शुक्रिया जमशेद। नई दिल्ली में वर्चुअल एससीओ समिट आज। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के अलावा रूस चीन के राष्ट्रपति भी होंगे शामिल। पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता। सरकार से संगठन में भेजे जाएंगे कई मंत्री। पीएम मोदी ने मंत्रिमंडल बैठक में दिए संकेत। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोले, अजीत पवार को मोदी के नेतृत्व में विश्वास, कहा हम उसी राह पर। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आप सरकार ने दाखिल की थी याचिका, कहा इस पर रोक लगनी चाहिए। एमपी झारखंड समेत 5 राज्यों के अध्यक्ष बदलेगी बीजेपी। पंजाब प्रेसिडेंट अश्वनी शर्मा का इस्तीफा, नड्डा की टीम में भी नए चेहरे होंगे शामिल। और आर्टिकल 370 पर 11 जुलाई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सीजीआई की अगुवाई में 5 जजों की बेंच गठित। मुफ्ती बोली, अब न्याय मिलने की उम्मीद। यह है आज का दिन। मैं हूं जमशेद कमर सिद्दीकी। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 2 दिनों से जो चल रहा है, ठीक हूबहू वैसा ही पिछले 1 साल पहले भी होता हमने देखा है। बस पार्टी और नेता के नाम अलग अलग हैं। एनसीपी और शरद पवार वहीं खड़े दिख रहे हैं जहां कभी शिवसेना और उद्धव ठाकरे थे। 2 गुटों में बटी एनसीपी में असली और नकली की लड़ाई शुरू हो चुकी है। फैसला अब स्पीकर को करना है। एक ओर राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने बागी विधायकों को पार्टी से निकालने का आदेश जारी कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते प्रफुल्ल पटेल ने भी कुछ फैसले लिए हैं, जैसे सुनील तटकरे को एनसीपी का महाराष्ट्र का अध्यक्ष बनाना और जयंत पाटिल को इस पद से हटाना। पटेल ने आगे ये भी कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष को सूचित कर दिया गया है कि पार्टी के नेता अजित पवार हैं। ये नियुक्ति पार्टी करती है। अनिल भाईदास पाटिल चीफ विप होंगे। हालांकि शरद पवार ने प्रफुल्ल पटेल को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया था। तो यानी अब गेंद स्पीकर राहुल नार्वेकर के पाले में है। उनके पास दोनों गुटों की ओर से अर्जियां आई हैं। मुंबई में मौजूद हमारी सहयोगी और आज तक रेडियो रिपोर्टर विद्या कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष से बातचीत की है। विद्या से जानते हैं इस मामले में स्पीकर के पास क्या अधिकार हैं और दोनों गुटों के पास आगे का क्या रास्ता है। जी देखिए, दोनों जो गुट हैं वो स्पीकर के सामने हैं। जो स्पीकर हैं उन्हें खासतौर से जो एकनाथ शिंदे लेड जो शिवसेना का जो इश्यू हुआ था, अगर आपको याद है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद से ही स्पीकर का एक बहुत अहम रोल सुप्रीम कोर्ट ने भी जता दिया था। और यही वजह है कि इस मामले में भी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के कहे तहत स्पीकर के हाथ में अब सारा खेल है। स्पीकर को इस बात का निर्णय करना है कि असल पार्टी कौन है। असल पार्टी जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर्स हैं एनसीपी लीडर्स के, उनको ये भी देखना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ किसके पास है। तो ये सारी चीजों का आकलन करने के बाद ही राहुल नार्वेकर जो स्पीकर हैं वो एक निर्णय ले पाएंगे कि असल एनसीपी कौन सी है, और उसको ही ये मत जाएगा कि वो अपना लीडर और विप जारी कर सके। और जो लोग उसका विप नहीं उसको सही मानेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। विद्या, दोनों गुटों की ओर से पार्टी से जुड़े फैसले लिए जा रहे हैं। ऐसे में किसका फैसला मान्य होगा? जी देखिए, एक लंबा पेचीदगी भरा अभी रास्ता है ये दोनों पार्टी के दोनों फैक्शंस के लिए। यही चीज हमने देखा था जब शिवसेना के समय में भी पार्टी पूरी तरीके से एक वर्टिकल स्प्लिट हो गया था पार्टी में। तो पार्टी किसकी है और ये सारी निर्णय अलग अलग जगहों पे गया था। अगर आपको याद है, इलेक्शन कमीशन के पास भी गए थे लोग, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। तो ये सारे मामलों का निर्णय ये इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच सकता है। लेकिन फिलहाल अभी अगर हम देखें तो पार्टी
के अंदर के निर्णय अभी भी ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारे के सारे उनके जो लोग रहे उनके साथ रहे। ज्यादा से ज्यादा दोनों तरफ फैक्शंस में कोशिश यही हो रही है कि वो नंबर्स अपने ज्यादा कर सके। अगर आप देखें तो अमोल कोल्हे जो एक बड़े एनसीपी नेता है, एमपी हैं शिरूर से, वो अभी फिलहाल पहले अजीत पवार फैक्शन में गए थे लेकिन अब शरद पवार फैक्शन में चले गए। तो ये कोशिश दोनों तरीके तरफ से हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर बढ़ाए जाए ताकि उनकी पार्टी को रिकॉग्निशन मिल सके और दूसरों को डिस्क्वालीफाई किया जा सके। विद्या, आप नंबर्स की बात कर रही थी, क्या कुछ साफ हो पाया है? किसके पास कितने विधायक हैं? संख्या की शक्ति किसके पास ज्यादा है? जी देखिए, दोनों तरफ से दावा किया जा रहा है। अजीत पवार की तरफ से 40 एमएलए का एक लिस्ट दी गई थी सिग्नेचर्स के साथ, लेकिन शरद पवार की तरफ का जो लोग हैं उनका मानना है कि वो सही फिगर नहीं है। उनके पास भी एमएलए हैं। तो अभी फिलहाल एक तरह से कहना मुश्किल है कि किसके पास ज्यादा नंबर है। ये शो ऑफ स्ट्रेंथ जो आप कह लीजिए, शो ऑफ हैंड्स जिसे कहते हैं, जैसा हमने देखा था शिवसेना के समय में भी एकनाथ शिंदे जब गुवाहाटी लेके चले गए थे एमएलए को, वहां पे उन्होंने पूरे फोटोग्राफ दिखाए थे कि कैसे उनके पास कितने लोग हैं। तो एक तरह से कह लीजिए स्ट्रेंथ जब तक पूरी तरीके से सामने दिखाए नहीं जाते और खासतौर से जब तक स्पीकर को नहीं दिखाए जाते हैं, तब तक स्पीकर भी ये निर्णय नहीं ले पाएंगे कि आखिर कितने लोग हैं। तो एक कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ दोनों में से किस फैक्शन का ज्यादा है, ये निर्णय आखिरकार स्पीकर को ही लेना है और वो स्पीकर ये सब चीजों को जांच पड़ताल करके कि कितने एमएलए किसके पास है, कितने एमपी किसके पास हैं, वो ही निर्णय इस बात का ले पाएंगे। इस पूरे मामले को शिवसेना की घटना से जोड़कर भी देखा जा रहा है विद्या। तब भी मामला स्पीकर के पास गया था। इस बात को 1 साल होने को है और उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। इस पर भी स्पीकर को फैसला लेना है। क्या ये लड़ाई भी 1 साल तक खींचने वाली है, क्योंकि अगले साल ही महाराष्ट्र में चुनाव भी होने वाले हैं? जी देखिए, मैंने यही बात राहुल नार्वेकर जो महाराष्ट्र के स्पीकर हैं उनसे भी पूछा था कि आखिर क्या वजह है कि शिवसेना से रिलेटेड जो इश्यू है उस पर भी निर्णय अभी तक नहीं आ पाया है। तो उन्होंने यही कहा कि बहुत ज्यादा फिलहाल वो बिजी हैं, काम व्यस्तता उनकी कुछ ज्यादा है, इसकी वजह से वो इस वक्त नहीं ले पा रहे हैं इस पर निर्णय। लेकिन अब क्योंकि ये एनसीबी का भी मामला सामने आ गया है तो उस पर भी निर्णय उनको तुरंत लेना है। इसकी वजह से वो ये अब इस मुद्दे पर पहले ज्यादा ध्यान देंगे और शायद उसके बाद ही वो शिवसेना वाले मुद्दे पर कोई निर्णय पारित करेंगे। अलग गुट बनाने के बावजूद अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल अब भी शरद पवार को अपना गुरु बता रहे हैं और उन्हें अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मानते हैं। शरद पवार ने 5 जुलाई को पार्टी की मीटिंग बुलाई है। देखते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की बुलाई हुई मीटिंग में कार्यकारी अध्यक्ष आते हैं या नहीं। शुक्रिया विद्या कुमार। अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों अमेरिका और मिस्र का दौरा किया था। आज 22वें शंघाई सहयोग संगठन बैठक की वो अध्यक्षता भी करेंगे। इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शरीक होंगे। इसके अलावा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के नेताओं को भी बुलाया गया है। ये मीटिंग वर्चुअल रखी गई है। संक्षिप्त में बताएं तो इस संगठन की शुरुआत साल 2003 में हुई। फिलहाल इसमें 8 सदस्य देश हैं। भारत इसका परमानेंट मेंबर साल 2017 में बना। आज होने वाली मीटिंग में 15 समझौतों पर अंतिम मुहर लगने की संभावना है। ये समझौते आपसी कारोबार को बढ़ावा देने, नए सदस्यों को शामिल करने, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, युवा मामलों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र से जुड़े हुए होंगे। इन समझौतों को लेकर मई 2023 में विदेश मंत्रियों की बैठक में सहमति बनी थी, जिस पर अब शीर्ष नेताओं की मुहर लगेगी। आज होने वाली बैठक के बारे में बात करने के लिए हमने फोन मिलाया इंडिया टुडे टीवी की फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन को और उनसे पूछा कि ये मीटिंग वर्चुअल क्यों हो रही है। एससीओ समिट हर साल एनुअली होता है, जहां पर जो मेंबर स्टेट्स हैं उनमें से एक मेंबर स्टेट जो प्रेसिडेंसी होल्ड करता है वो होस्ट करता है। इस साल भारत की प्रेसिडेंसी है तो भारत होस्ट कर रहा है। पिछले साल उज़्बेकिस्तान ने किया था। अगर आप देखें उज़्बेकिस्तान में समरकंद में हुआ था। काफ़ी मैसिव स्केल में वो समिट हुआ था, क्योंकि उज़्बेकिस्तान के लिए एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण ग्रुपिंग है, जहाँ पर रशिया,
रशिया, चाइना और जो CIS कंट्रीज़ हैं, जिसमें पाकिस्तान और भारत बड़े नए मेंबर्स हैं। तो इनके लिए कनेक्टिविटी, ट्रेड के लिहाज से अगर देखें तो SCO बहुत मायने रखता है, तो इसीलिए उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंस दिया। भारत भी इसे एक बड़े उसमें लेवल पे राष्ट्रपति भवन पे में करना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि ये पता था कि कुछ प्रेसिडेंट्स नहीं आएंगे, भारत 2 बार उनको SCO के लिए भी आना पड़ता और बाद में G20 के लिए भी आना पड़ता। जैसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, वो 2 बार तो नहीं आते। प्रायोरिटाइज शायद G20 को किया गया, ऑफिशियली ऐसा कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन लगता यही है कि जो रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से और जो अभी वागनर ग्रुप की वजह से जो हुआ है, उसकी वजह से माहौल ऐसा बन गया है कि व्लादिमीर पुतिन खुद नहीं आ सकते, और इसलिए वो उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो वर्चुअली अटेंड करने वाले हैं। गीता, पुतिन हाल ही में एक क्राइसिस से गुजरे हैं और उसके बाद ये पहला मौका होगा जब पुतिन मल्टीलैटरल मीटिंग का हिस्सा होंगे। क्या इस मुद्दे पर SCO में भी बात हो सकती है, क्योंकि रूस यूक्रेन की मीटिंग का जिक्र हर उस मीटिंग में हुआ है जिसका रूस हिस्सा रहा है? देखिए, रूस यूक्रेन का जो युद्ध है वो हमेशा से फोकस में रहा है। जब से युद्ध शुरू हुआ, जितने भी मल्टीलैटरल मीटिंग्स हुए हैं या फिर बायलैटरल भी हुआ हो, तो ये ज़रूर मुद्दा आगे रहता है कि इस मसले का हल कैसे हो। इट इज़ नॉट एन ईरा ऑफ वॉर, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा है और वो रिपीट करते आ रहे हैं। इस बारी जब कांग्रेस को एड्रेस कर रहे थे US में, तब भी उन्होंने कहा इट्स नॉट एन ईरा ऑफ वॉर। SCO के मीटिंग के अनाउंसमेंट से पहले ही रूस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बातचीत हुई, जहाँ पे उन्होंने ब्रीफ किया प्रधानमंत्री मोदी को कि ये वागनर ग्रुप के साथ हुआ क्या था, माहौल क्या है और अभी युद्ध की स्थिति क्या है। वैसे ही पहली बार शायद किसी ओपन स्टेटमेंट में एडमिट किया हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने US ट्रिप के बारे में रूस के राष्ट्रपति को ब्रीफ किया। नॉर्मली ऐसे कहा नहीं जाता है, क्योंकि रूस और US दोस्त नहीं हैं, तो वो भी ब्रीफ किया। लेकिन अगर यहाँ पे वागनर ग्रुप का जो इंसरेक्शन है उसकी बात करें तो बायलैटरली राष्ट्रपति पुतिन ने अलग अलग अपने लीडर्स और दोस्तों से, एलाई से, चाहे वो भारत हो, चाहे चीन हो, चाहे बाकी सारे वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हो, कुछ CIS कंट्रीज़ हैं, उन सबको ब्रीफ कर दिया है। क्या SCO मीट में इस मुद्दे पर बात हो सकती है? हो सकती है। क्यों? क्योंकि पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, ये सब, और रीजनल सिक्योरिटी, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं SCO में। और SCO के तहत जब इन मुद्दों पर बात होगी तो इन स्टेबिलिटी और पीस पर जब बातचीत होगी तो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है या फिर रूस के अंदर जो माहौल है उस पर बात ज़रूर होगी। लेकिन क्या वो फोकस रहेगा? नहीं, फोकस हमेशा लार्जर SCO रहता है, जो SCO रीजन है, और उस कॉन्टेक्स्ट में कैसे कनेक्टिविटी, ट्रेड बढ़ाया जाए, आतंकवाद को कैसे ख़त्म किया जाए और पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी कैसे लाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, गीता मोहन। और अब बात करते हैं कंपनी की जिसका नाम है पवन हंस। सरकारी कंपनी है, हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड करती है। एक लंबे अरसे से भारत सरकार इसे बेचना चाहती है, मगर साहब बेच नहीं पा रही है। 3 कोशिशें पहले भी हो चुकी हैं, इस बार चौथी हुई और ये भी नाकाम रही। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ने अब ये फैसला लिया है कि हंस को बेचा नहीं जाएगा। हंस भारत सरकार की इकलौती हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है और भारत सरकार की इसमें 51% की हिस्सेदारी है। 3 दशक पुरानी कंपनी पिछले कुछ सालों से घाटे में चल रही थी। साल 2018-19 में इसे 69 करोड़ का नुकसान हुआ था और साल 2019-20 में इसे 28 करोड़ का घाटा झेलना पड़ा था। इस वजह से ही सरकार अपनी हिस्सेदारी इसमें बेचना चाहती थी, लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी ये कामयाब नहीं हो सकी और इसे नहीं बेचा जा सका। तो क्या है इसकी नाकामयाबी की वजह? आखिर इतने सारे सपोर्ट के बावजूद भी हंस उड़ान क्यों नहीं भर पाई? जानने के लिए हमने बात की आज तक रेडियो रिपोर्टर करिश्मा आसूदानी से, जो इस चौथी डील की कोशिशों पर नजर बनाए हुई थी। जी, पहले तो बिल्कुल 2016 से उनकी यही कोशिश रही है कि पवन हंस से गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कर दे, बिकॉज गवर्नमेंट और सेंटर का यही कहना है कि कोई भी कंपनी में गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं रहना चाहिए और प्राइवेट कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए।
पिछले 3 बार जो गवर्नमेंट ने कोशिश की कि पवन हंस का स्टेक सेल हो जाए, इसमें थोड़ी सी तकलीफ हुई इन टर्म्स ऑफ द काइंड्स ऑफ बिडर्स एंड द लेवल ऑफ बिडिंग प्रोसेस, और ट्रांसपेरेंसी ऑफ द प्रोसेस का इम्पैक्ट भी कुछ देखा अच्छा से नहीं गया था। लेकिन जो चौथी बार इन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट की, जो इनफैक्ट लास्ट अप्रैल में लॉन्च किया था एंड प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, जहां पर इन्होंने विनिंग बिडर को भी सिलेक्ट कर लिया था, जो एक कंसोर्शियम है स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड का। लेकिन कुछ ही दिन बाद जब एक फॉर्मल प्रोसेस होता है जहां गवर्नमेंट को ऑफ कोर्स एक लेटर ऑफ इंटेंट भी देना होता है और अप्रूवल भी देना होता है, वो गवर्नमेंट ने नहीं दिया। और इसीलिए नहीं दिया क्योंकि उन्हें पता चला कि जो स्टार 9 मोबिलिटी के एक लीड कंसोर्शियम मेंबर थे, उनका कोई एनसीएलटी में केस चल रहा था, आल्मस ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड एसपीसी, और इसी की वजह से उन्होंने कंसोर्शियम को बोला कि एक लिखित रिस्पॉन्स सबमिट करे कि क्यों एक एनसीएलटी केस चलने के बावजूद उन्हें एक विनिंग बिडर देकर 200 करोड़ में पवन हंस बेच दिया जाए। लेकिन जो रिस्पॉन्स आया वो सैटिस्फैक्टरी नहीं था सेंटर के लिए, और जो ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म है उनके लिए, जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन और इंफ्रास्ट्रक्चर रोड मिनिस्टर नितिन गडकरी हेड करते हैं। और गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि विनिंग बिडर को डिस्क्वालीफाई करके स्टेक सेल की प्रोसेस रोक दी जाए, जिसका ये भी मतलब है कि शायद पवन हंस फिर नहीं बिकेगा। करिश्मा, तो अब पवन हंस कभी उड़ेगा या इस पर हमेशा के लिए ताला लग जाएगा? क्या भविष्य है इस कंपनी का? देखिए, जो न्यू पीएससी पॉलिसी आई है, विच इज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी, इसे रखते हुए देयर आर 2 वेज। या तो प्राइवेटाइजेशन होएगा कंपनी का, स्टेक सेल होएगा, या तो कंपनी क्लोजर के लिए जा सकती है। सेंटर ने फॉर्मली तो ये बात नहीं अभी तक बताई है, लेकिन हाँ, हमने सूत्रों के थ्रू रिपोर्ट किया था 2 हफ्ते पहले कि हो सकता है सेंटर ये डिसीजन ले कि पवन हंस की ऑपरेशनल वर्किंग बंद हो जाए, ताकि गवर्नमेंट इसमें कोई पैसा ना इन्फ्यूज कर पाए। तो अगर ये क्लोजर में जानी है तो भी एक बहुत लंबा प्रोसीजर है, क्योंकि एक क्लोजर की रिपोर्ट बनानी पड़ेगी दीपम को नीति आयोग के साथ बैठकर, और वो फिर ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म के पास जानी पड़ेगी, और फिर वो आईएमजी के पास जानी पड़ेगी। और अगर क्लोजर होना है तो फिर उनके सारे एसेट्स को बेचा जाएगा। जो भी एग्जिस्टिंग स्टाफ है उन्हें एक पैकेज्ड सैलरी दी जाएगी कुछ महीनों की, सिंस लॉस ऑफ जॉब्स होंगे। लेकिन अभी तक कोई फॉर्मल वर्ड है नहीं क्लोजर का। लेकिन गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि वो अभी आने वाले कुछ सालों में तो बिल्कुल भी इसे डिसइन्वेस्टमेंट नहीं देखना चाहेंगे। पवन हंस दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर कंपनी के तौर पर विकसित हो गई है, जो 43 हेलीकॉप्टरों के बेड़े का रखरखाव और संचालन करती है। शुक्रिया करिश्मा आसुदानी। तो वक्त हो गया है अपने खास सेगमेंट आज के अखबार का। सूरज हमारे साथ हैं जो देश विदेश की खबरों के साथ तैयार हैं। गुड मॉर्निंग सूरज। पहले देश के अखबारों से शुरू करते हैं। जमशेद, गुड मॉर्निंग। शुरुआत द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार से करते हैं, और खबर ये है कि 2 एमएलए जो अजीत पवार के खेमे में चले गए थे, वो अब शरद पवार के खेमे में वापस चले गए हैं। 40 एमएलए का समर्थन अजीत पवार ने बताया है कि उन्हें प्राप्त है। राज्यपाल को उन्होंने लिखित में ये दिया है, और 2 एमएलए उसमें से चले गए हैं। अब एनसीपी पर कब्जे की लड़ाई शुरू हो गई है, और इस बात की पुष्टि जो है वो हिंदुस्तान अखबार की हेडलाइन भी कर रही है। एनसीपी पर कब्जे के लिए जंग तेज। इसके अलावा जो प्रफुल्ल पटेल हैं और सुनील तटकरे हैं, इन दोनों को पार्टी से निकाल दिया गया है, एनसीपी ने निकाल दिया है। हालांकि जो अजीत पवार हैं, उन्होंने सुनील तटकरे को एनसीपी का प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया है। उनका ये कहना है कि ये एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन शरद पवार ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया है। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा साउंड कर रहा होगा आपको, लेकिन ये यही है जो है। इसके अलावा 9 विधायकों के खिलाफ शरद पवार की जो एनसीपी है, वैसे बात करते हैं शरद पवार की एनसीपी और अजीत पवार की एनसीपी, तो ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी। तो शरद पवार की एनसीपी ने 9 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की है। इसके अलावा कल अजीत पवार ने कहा कि शरद पवार ही पार्टी अध्यक्ष रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ही रहेंगे। और नवभारत टाइम्स की खबर है कि जमीन के बदले नौकरी के केस में लालू, राबड़ी, तेजस्वी पर सीबीआई ने चार्जशीट दायर कर दी है। और बेंगलुरु में
17 और 18 जुलाई को विपक्ष की बैठक होने वाली है। ये भी हमें नवभारत टाइम्स में दिखाई देता है। और टाइम्स ऑफ इंडिया की सेकंड लीड स्टोरी ये है कि 370 आर्टिकल का हटाना, स्पेशल स्टेटस छीनना जम्मू कश्मीर से, वो कितना सही है, वो कितना गलत है, इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी 11 जुलाई से। इसके अलावा भुवनेश्वर रेल हादसे को लेकर खबर यह है कि रेलवे ने ये फाइंड किया है कि लैप्स कहां हुआ था, स्टेशन मास्टर से गलती हुई थी, ऐसा हेडलाइन बता रहा है। सूरज, हिंदुस्तान टाइम्स में केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के यूसीसी पर दिए गए बयान की खबर है। मंडे को उन्होंने दावा किया था कि वामपंथी भी उन लोगों में शामिल रहे हैं जो यूसीसी के बड़े समर्थक रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश में ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके चुनावी घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता का मुद्दा रहा है, तो ये सिर्फ बीजेपी का कोई एजेंडा नहीं है। न्यूज़ एजेंसी ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का बचाव नहीं कर रहे हैं। जी जमशेद, और हिंदुस्तान टाइम्स की सेकंड लीड स्टोरी ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मिनिस्टर से ये कहा है कि जितने भी स्कीम्स हैं जो अटके पड़े हैं, जो लागू नहीं हो सके हैं, उसे 26 जनवरी तक लागू करें, क्योंकि यही वो स्कीम्स है जिसके कंधे पर चढ़कर बीजेपी 2024 चुनाव में वोट मांगने वाली है कि साहब हमने फलाना स्कीम्स आपके लिए दिए हैं जिससे आपको लाभ मिल रहा है। इसके अलावा ईश्वनेश पे लिखा है कि आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है, सरकार को लोगों तक ले जाइए। इसके अलावा जॉब रिपोर्ट भी उन्होंने मांगी है कि कितने जॉब हुए, कितने नहीं हुए, इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिपोर्ट मांगी है। और दैनिक भास्कर की यह खबर है जमशेद की, केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। वही अध्यादेश जो दिल्ली सरकार को लेकर लाया गया कि जितने भी तबादले हैं वो राज्यपाल करेंगे, ना कि दिल्ली सरकार करेगी। और आम आदमी पार्टी ने यही याचिका दाखिल की थी कि इसे रोका जाए, इस पर रोक लगनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दिल्ली से ये खबर ये है कि LG ने 400 प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट कर दिया है। ये दिल्ली सरकार में तैनात थे और उन्होंने ये कहा है कि सभी अयोग्य थे। और अब देखिएगा कुछ दिनों में ना जमशेद, इस पर भी बवाल शुरू हो जाएगा। और पहलवान वर्सेस जो ब्रजभूषण विवाद था, उसमें आज सुनवाई होने वाली है। पॉक्सो एक्ट केस की आज सुनवाई होगी। और नाबालिग पहलवान के बयान बदलने पर दिल्ली पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी थी। सूरज, नवभारत टाइम्स में खबर है कि 5 राज्यों में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी इन राज्यों में अपना अध्यक्ष बदल सकती है। आम चुनाव को 8 महीने से भी कम रह गया है वक्त। उससे पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में विधानसभा चुनाव है, तो इस बीच ये चर्चा है कि पार्टी 5 राज्यों का अध्यक्ष बदल सकती है और इसके अलावा 3 राष्ट्रीय महामंत्रियों का भी ऐलान कर सकती है। इन 5 राज्यों में गुजरात, तेलंगाना, पंजाब, मध्य प्रदेश और कर्नाटक शामिल है। जमशेद, अगर विदेशी खबरों पे हैं तो एक तो SCO समिट है आज। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के अलावा रूस, चीन के राष्ट्रपति भी इसमें शामिल होंगे। PM मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। आज के दिन में इस पर तफसील से बातचीत भी हुई है। इसके अलावा अमेरिका को स्वतंत्र हुए 247 साल हो चुके हैं। US ने अपना सबसे बड़ा प्रांत रूस से खरीदा था और 17 साल के टीनेजर ने जो झंडा है वो बनाया था अमेरिका का। तो एक पूरी कहानी है जो BBC में हमें दिखाई पड़ रही है अमेरिका की स्वतंत्र होने की और उससे लेके अब तक की। इसके अलावा मैं देख रहा था कि अमेरिका में खालिस्तानियों ने भारतीय दूतावास में आग लगा दी है। उन्होंने ये कहा है कि आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या का उन्होंने बदला लिया है। घटना शनिवार की है और FBI ने इसकी जांच शुरू कर दी है। डॉन अखबार में खबर है पाकिस्तान को लेकर कि पाकिस्तान को बेहद सख्त शर्तों पर IMF से कर्ज मिला है। फौज का बजट कम होगा, पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, नवंबर तक $23 अरब चुकाने होंगे पाकिस्तान को। तो ये शर्त है जो IMF ने पाकिस्तान के सामने रखी है। शुक्रिया सूरज। तो चलिए अब चलते चलते ये भी जान लेते हैं कि आज की तारीख यानी कि 4 जुलाई की इतिहास में क्या अहमियत है, क्या क्या हुआ था आज के दिन। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आज होता है अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे। यही वो दिन था जब 1776 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को ग्रेट ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। और हाँ, ये तारीख भारत के लिए भी खास है क्योंकि आज ही की तारीख थी साल 1947 में जब ब्रिटिश संसद के सामने इंडिया इंडिपेंडेंस बिल का प्रस्ताव रखा गया था, जिसके तहत देश का भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हुआ था। और आज स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस भी है। साल 1902 में वो बेलूर मठ, जो कि ब्रिटिश काल में बंगाल रियासत में आता था, वहां स्वामी जी ने आखिरी सांस ली थी।
तो इसी जानकारी के साथ वक्त हो गया है आज का दिन पॉडकास्ट को यहीं खत्म करने का, लेकिन चलते चलते आपको याद दिला दूं कि आज तक रेडियो पर मैं लेकर आता हूं कहानियों का एक खास शो जिसका नाम है स्टोरी बॉक्स। अगर आप कहानियां सुनने के शौकीन हैं तो अभी सुनिए स्टोरी बॉक्स। आज तक रेडियो के बाकी शोज की तरह इसे भी आप स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, जियो सावन जैसे सभी ऑडियो ऐप्स पर सुन सकते हैं। तो सुनिए और हमें फीडबैक दीजिए radio@aajtak.com पर। शो प्रोड्यूसर हैं कुंदन, साउंड डिजाइन है नितिन रावत का। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।